हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीएससी फॉर सीबीएसई। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको सीबीएसई क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस बताया था, ठीक है। जिसमें मैंने आपको बताया था कि टोटल हमारे जो 6 चैप्टर इस बार सन जो हमारा 2021 और 22 है उसके अंदर हमारे 6 चैप्टर आ रहे हैं, जिसके अंदर 3 चैप्टर हमारे फर्स्ट बुक के और 3 चैप्टर हमारे सेकंड बुक के आ रहे हैं, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट बुक का अपना पहला चैप्टर करेंगे जो हमारे सेकंड टर्म का है, क्योंकि हम जो मेन फोकस करेंगे अपने सेकंड टर्म के सिलेबस पर 2021-22 सेशन के लिए। तो सबसे पहले आइए हम अपना एक पहला जो टॉपिक है उसका पहला एक हमारा सब टॉपिक है आसियान, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आइए हम शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका चैप्टर नंबर 3 है ये, ठीक है। और जो चैप्टर नंबर 3 है आपका पहली बुक का नाम है समकालीन विश्व राजनीति। ये फर्स्ट बुक है और इस फर्स्ट बुक का सेकंड हमारा टर्म है। टर्म की बात करेंगे तो सेकंड टर्म है हमारा। चैप्टर की बात करेंगे तो चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर का जो हमारा टाइटल है या चैप्टर का हमारा नाम या शीर्षक भी कह सकते हैं हम, वो है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, यानी अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, ठीक है। तो आप सबसे पहले देख रहे हैं कि हमारी जो बुक है, बुक की संख्या मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर जब आपके साथ में सिलेबस डिस्कस किया था ईयर 2021-22 का पॉलिटिकल साइंस का सीबीएसई क्लास 12th का, उसमें भी मैंने आपको ये बताया था कि हमारे फर्स्ट बुक के 3 चैप्टर पूछे जाएंगे और इन 3 चैप्टर में से एक आपका चैप्टर है जिसके लिए आज हम यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर का टाइटल है अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, यानी सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। और इसके अंदर हमें पहले 2-3 चीज़ों को समझना है, देन उसके बाद में हम अपने चैप्टर के ऊपर, अपने टॉपिक के ऊपर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमें 2-3 बातें समझनी है और वो 2-3 बातें क्या है। देखिए, जिस समय आपका विश्व के अंदर क्या चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध किसे कहते हैं? शीत युद्ध वह अवस्था है जिसमें 2 महाशक्तियों के मध्य संघर्ष व तनाव के वातावरण को शीत युद्ध कहा जाता है, ठीक है। तो यहां आपको बताया गया है, मैंने आपको शीत युद्ध बताया है। शीत युद्ध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शीत युद्ध को बोलते हैं हम कोल्ड वॉर, ठीक है। और शीत युद्ध हमारा प्रारंभ हुआ था, मैंने लिखा है 1945 से, और इस कब तक चला था? ये 1991 तक। तो शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध वह अवस्था है जिसमें 2 महाशक्तियां थी, और वो 2 महाशक्तियां कौन सी थी? एक तरफ हमारा यूएसए, एक तरफ हमारा यूएसएसआर। एक तरफ था हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी ओर था हमारा सोवियत संघ। इसकी विचारधारा थी पूंजीवादी और इसकी विचारधारा थी हमारी साम्यवादी। पूंजीवाद में सब कुछ किसके कंट्रोल में होता है? इसमें होता है सब कुछ पूंजीपतियों के नियंत्रण में। और जो साम्यवाद होता है, साम्यवाद में सब कुछ सरकार के नियंत्रण में होता है। ठीक है।
तो ये जो स्थिति थी, आपने देखा शीत युद्ध वाली अवस्था, जिसमें दो महाशक्तियां जिनके बीच में क्या चल रहा है, आपस में संघर्ष और तनाव का वातावरण चल रहा है। तो इस स्थिति को क्या कहा गया कि जिसमें एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ, और ये दो महाशक्तियां जिस तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ में संघर्ष और तनाव में बिजी थी, जिस तरीके से एक दूसरे को पछाड़ना चाहती थी, तो इस अवस्था को शीत युद्ध का काल कहा गया। और इसमें दो महाशक्तियों के प्रमुख रूप से बात की गई है, इसीलिए इस काल को कहा जाता है दो ध्रुवीयता का काल। इसको ध्यान में रखेंगे आप, ये जो शब्द यहां पर लिखा जा रहा है इसको कहते हैं दो ध्रुवीयता का काल। ठीक है। अब जैसे ही आपको पता है कि 1991 में ये जो सोवियत संघ यहां पर आप देख रहे हैं, जैसे ही सोवियत संघ का क्या हुआ, जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, विघटन का मतलब क्या होता है, विघटन का मतलब होता है बिखराव। क्योंकि आपको पता है कि सोवियत संघ अपने आप में कोई देश नहीं था, बल्कि सोवियत संघ के अंदर कितने गणराज्य थे, सोवियत संघ के अंदर 15 गणराज्य थे। और जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, सोवियत संघ का बिखराव हुआ, सोवियत संघ बिखरा, कब बिखरा, 25 दिसंबर की बात है 1991। 25 दिसंबर 1991 को जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो उसके बाद में विश्व में एक महाशक्ति के बिखरने के बाद केवल एक ही महाशक्ति विश्व के अंदर शेष रह गई थी, और उस महाशक्ति का नाम था अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसकी विचारधारा पूंजीवादी थी। तो इस काल को क्या कहा गया, 1991 के बाद में दो ध्रुवीयता समाप्त हो गई। और दो ध्रुवीयता इसलिए समाप्त हुई क्योंकि सोवियत संघ का बिखराव हो गया, सोवियत संघ बिखर गया, और विश्व में एक ही मात्र महाशक्ति बची, उसका नाम था संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ऐसी अवस्था को कहा जाता है एक ध्रुवीयता का काल। तो यहां पर आपको समझना है, एक शब्द ये है आपका दो ध्रुवीयता का काल, उसके बाद में है एक ध्रुवीयता का काल। दो ध्रुवीयता का काल जिसमें दो महाशक्तियां थी, जिसमें एक का नाम यूएसए, दूसरी का नाम था यूएसएसआर। लेकिन सोवियत संघ के बिखरने के बाद जब अमेरिका ही विश्व की एकमात्र महाशक्ति बचा, तो इस काल को क्या कहा गया, इस काल को कहा गया एक ध्रुवीयता का काल। लेकिन अब धीरे धीरे कर कर बहुत सारे क्षेत्रीय संगठन क्षेत्रीय संगठनों का उदय हो रहा है धीरे धीरे करके। बहुत सारे रीजनल ठीक है, बहुत सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे कर कर उभर रहे हैं। और जिस तरीके से ये क्षेत्रीय संगठन उभर रहे हैं, जिसमें आप देखोगे प्रमुख रूप से हमारा आसियान है एक क्षेत्रीय संगठन, इसके अलावा एक आपका यूरोपीय संघ है, इसके अलावा आपका सार्क है जिसको दक्षेस भी कहते हैं, और ब्रिक्स। ये विश्व के प्रमुख क्षेत्रीय संगठन हैं जिनका उदय हुआ, जिनका उभार हुआ। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये क्षेत्रीय संगठन विश्व के सामने उभर कर आ रहे हैं, या जिस तरीके से इनका उदय हो रहा है, तो वह दिन दूर नहीं कि जब अमेरिका को ये संगठन एक चुनौती के रूप में अपने आप को अमेरिका के विकल्प के रूप में स्थापित करेंगे, अमेरिका को चैलेंज बन जाएंगे ये अमेरिका का। और विश्व जो कि सोवियत संघ के विघटन के बाद में क्या हो गया था, एक ध्रुवीय हो गया था, उसके विषय में ये परिकल्पना की जा रही है, उसके विषय में इस प्रकार की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि जिस तरीके से ये क्षेत्रीय संगठन जिनका नाम आपके सामने लिखा है, आसियान, यूरोपीय संघ है, ब्रिक्स है, शार्क है जिसको दक्षेस भी कहते हैं, जिस तरीके से धीरे धीरे इन क्षेत्रीय संगठनों का उदय हो रहा है, उससे कहा जाता है कि अब विश्व बहुत ही तेजी के साथ में बहुध्रुवीयता की ओर आगे बढ़ रहा है। कौन सा शब्द यूज किया गया है, बहुध्रुवीयता। यह कहा जा रहा है कि विश्व अब एक ध्रुवीय से बहुध्रुवीयता की ओर आगे बढ़ रहा है, यानी कि धीरे धीरे विश्व बहुध्रुवीयता में बदल रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो ये तीन शब्द आपको बताए गए, दो ध्रुवीयता का काल जिसमें दो महाशक्तियां थीं और आपस में टकरा रही थी,
एक ध्रुवीयता का काल जिसमें एक महाशक्ति बिखर गई और एक ही महाशक्ति शेष रही, अमेरिका। और जिस तरीके से ये क्षेत्रीय संगठन उभर रहे हैं उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये अमेरिका के लिए चैलेंज है, अमेरिका के लिए चुनौती है। अब अमेरिका अपने आप को विश्व की एकमात्र महाशक्ति शायद नहीं कह पाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे ये संगठन और ज्यादा शक्तिशाली होते जाएंगे और कहा जाता है कि विश्व क्या हो रहा है, बहुध्रुवीय हो रहा है। तो इन तीन शब्दों का अर्थ आपको बताया गया है, दो ध्रुवीयता का काल, एक ध्रुवीयता का काल और बहुध्रुवीयता की ओर विश्व का आगे बढ़ना या अग्रसर होना। ठीक है, अब यहां पर आपको बताया गया क्षेत्रीय संगठन का उदय। तो क्षेत्रीय संगठन किसको कहते हैं हमें यह भी समझना पड़ेगा। तो क्षेत्रीय संगठन के बारे में एक उसकी जो डेफिनेशन है, उसकी जो परिभाषा है वो मैं आपको लिख देता हूं कि क्षेत्रीय संगठन किसको कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं आपका क्षेत्रीय संगठन किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक देश जो कि भौगोलिक रूप से एक दूसरे के निकट होते हैं, किसी संधि या फिर समझौते के द्वारा एक संगठन का रूप धारण करते हैं, तो उसे क्षेत्रीय संगठन कहते हैं। ये आपके सामने प्रॉपर मैंने डेफिनेशन लिख दी है, एक परिभाषा लिख दी है कि क्षेत्रीय संगठन किसे कहते हैं। क्षेत्रीय संगठन के उदाहरण आपके सामने हैं आसियान, यूरोपीय संघ, सार्क और ब्रिक्स। लेकिन अगर क्षेत्रीय संघ को डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो इसकी परिभाषा प्रॉपरली आपके सामने यहां लिखी गई है। जब दो या दो से अधिक देश जो भौगोलिक रूप से एक दूसरे के निकट हों, भौगोलिक यानी कि कहीं ना कहीं उनकी बाउंड्री, कहीं ना कहीं उनकी सीमा एक दूसरे को टच करती है, वो एक दूसरे के निकट स्थित हैं, तो इसी को क्या कहा गया है, इसी को कहा गया है भौगोलिक रूप से एक दूसरे के जब वो निकट होते हैं, समीप होते हैं, पास होते हैं, करीब होते हैं और किसी संधि या समझौते के द्वारा जब वो एक संगठन का रूप धारण करते हैं तो उस संगठन को ही क्या कहते हैं, उस संगठन को ही रीजनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर क्षेत्रीय संगठन कहते हैं। अब हम एक एक संगठन के बारे में पढ़ेंगे, एक एक संगठन को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे आसियान को। ठीक है, आसियान को पढ़ेंगे, लेकिन आसियान को पढ़ने से पहले एक और पॉइंट है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं हाथों हाथ। ठीक है, फिर बाद में वो बीच में छूट जाएगा। हमें क्षेत्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों है, तो ये एक टॉपिक यहां पर मैं लिख रहा हूं, क्षेत्रीय संगठन की क्षेत्रीय संगठन की हमें आवश्यकता क्यों है, क्यों जरूरत पड़ती है। आसियान की क्यों पड़ी आवश्यकता, यूरोपीय संघ की क्यों पड़ी, या फिर अन्य जो भी क्षेत्रीय संगठन है उनकी जरूरत क्या है, उनकी नीड क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी जरूरत क्या है। इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जाते हैं परीक्षा के अंदर। और इस बार आपको पता है कि पूरा का पूरा पेपर टिक मार्क का तो आएगा नहीं, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव होगा आपका जिसमें आपको लिखना भी होगा। ठीक है, तो इसीलिए आप अपने आप को उसी लेवल पर जाकर तैयार कीजिए। केवल ये मत सोचिए कि प्रश्न आएगा, 4 ऑप्शन आएंगे और हम उसमें टिक करके चले आएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए सेकंड टर्म के अंदर तो फिर आपको अब इस बार अपने राइटिंग स्किल को भी इंप्रूव करना होगा। समय के हिसाब से घड़ी देखकर आप ये कोशिश कीजिए
कि जितना समय आपको मिला है इतने समय के अंदर ही आप अपने प्रश्न पत्र को हल करें और अच्छी तरीके से हल करें। और ये कब होगा? ये जब होगा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग स्किल पर हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको ध्यान देना है। क्षेत्रीय संगठन की आवश्यकता की हम बात करें तो यहाँ देखिए, क्षेत्रीय संगठन की आवश्यकता को निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से हम समझा सकते हैं कि इनकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले आप देखेंगे क्षेत्रीय शांति व सुरक्षा की स्थापना के लिए। पहला पॉइंट है, हमें क्षेत्रीय संगठन की आवश्यकता पड़ती है ताकि क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा बनी रहे, बरकरार रहे, उसको स्थापित किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा क्षेत्रीय सहयोग में वृद्धि करने के लिए अब किन किन क्षेत्रों में सहयोग कर सकते हैं? भाई पड़ोसी देश है, एक दूसरे के साथ में बॉर्डर को शेयर कर रहे हैं, सीमा से एक दूसरे को टच करते हैं, तो किस तरीके का सहयोग कर सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में सहयोग कर सकते हैं? तो आप देखेंगे आर्थिक क्षेत्र में भी सहयोग कर सकते हैं, राजनैतिक क्षेत्र में कर सकते हैं, सामाजिक क्षेत्र में कर सकते हैं, सांस्कृतिक क्षेत्र में कर सकते हैं, सैन्य क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में सहयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रीय सहयोग में भी वृद्धि होगी यदि इस तरीके के क्षेत्रीय संगठन उभर कर आएंगे। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए आप देखते हैं कि कुछ देश जो एक दूसरे के निकट होते हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ विवाद भी होते हैं, चाहे सीमा को लेकर विवाद हो, चाहे संसाधनों के बंटवारे को लेकर हो, चाहे नदी के जल के बंटवारे को लेकर हो, चाहे आतंकवाद को लेकर हो, चाहे कोई और मसला हो। बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जिन पर दो या दो से अधिक देश जो एक दूसरे के निकट होते हैं, जो एक दूसरे के साथ में बॉर्डर से लगे होते हैं, उनके बीच में किसी ना किसी बात को लेकर कोई ना कोई विवाद, कोई ना कोई ऐसा मुद्दा होता है जिस पर जो संबंध है वो बिगड़ भी जाते हैं। तो ऐसे अगर कोई विषय हैं, यानी कि अगर कोई क्षेत्रीय विवाद है, इसको बोलते हैं क्षेत्रीय विवाद, तो क्षेत्रीय विवादों का निपटारा शांतिपूर्वक ढंग से खोजने के लिए क्षेत्रीय विवादों का निपटारा शांतिपूर्वक ढंग से खोजने के लिए भी क्षेत्रीय संगठनों की आवश्यकता है। क्षेत्रीय सहयोग में वृद्धि के लिए, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक और सैन्य क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग में वृद्धि के लिए हमें जरूरत है। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए भी हमें क्षेत्रीय संगठन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये आपकी प्रॉपर डेफिनेशन हो गई है। ये क्षेत्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इससे संबंधित निम्नलिखित बिंदु आपके सामने हैं। और इससे पहले आपको बताया दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या होता है, एक ध्रुवीय विश्व का काल कौन सा था और विश्व किस तरीके से बहुध्रुवीयता की ओर आगे बढ़ रहा है। क्षेत्रीय संगठनों के एग्जाम्पल आपके सामने हैं। क्षेत्रीय संगठन किसे कहते हैं, क्षेत्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों है, इतने पॉइंट अभी हमने कवर किए हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपने एक क्षेत्रीय संगठन के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है, जिसका नाम है आसियान। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप अपनी नोटबुक के अंदर अपने नोट भी तैयार कर सकते हैं, ताकि जब परीक्षा हो तो आप जो कन्फ्यूज़न आपके भीतर उत्पन्न होता है कि अब क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो आप अपने प्रॉपर नोट खुद भी अपनी नोटबुक के अंदर तैयार करके रख सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट नोट होंगे, बहुत ही अच्छे नोट्स होंगे और हमारे इस चैनल के द्वारा आपका जो भी परीक्षा की दृष्टि से जो भी आपका टॉपिक महत्वपूर्ण होगा, उन सबको हम समय के हिसाब से टाइम टू टाइम कवर करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। इसलिए आप हमारे इस चैनल के साथ में जुड़ें, जिसका नाम है PSC for CBSE। और जो भी आपके मित्र हों जो CBSE से अपनी अध्ययन को जिन्होंने जारी रखा हुआ है, उनसे भी आप कहें कि हमारे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें, वीडियो को लाइक भी करें। और अगर आपकी कोई भी क्वारी है, कोई भी समस्या है, तो आप उसे कमेंट में लिखें, ताकि हम आपकी समस्या का
आपका समाधान आपको जल्दी से जल्दी उपलब्ध करा सके। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। हम पढ़ते हैं अब अपना आसियान। ठीक है, तो अभी इसे हमें साफ करना होगा, उसके बाद में हम आसियान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हम पढ़ेंगे आसियान के बारे में। ASEAN, आसियान। तो सबसे पहले तो हमें इसका पूर्ण रूप पता होना चाहिए। 1 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर कई बार इसका पूर्ण रूप पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, हमें पता होना चाहिए। तो आसियान की फुल फॉर्म आप देखेंगे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये है एक नाम है किसका, आसियान का। ठीक है, हालांकि इससे पहले भी इसका कुछ और नाम था, लेकिन आप देखेंगे कि प्रमुख रूप से आसियान का फुल फॉर्म ये है, आपके सामने जो लिखा हुआ है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, अब आप पूछोगे सर जी इसका पुराना नाम क्या था, तो पहले भी इस तरीके का प्रयास दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के द्वारा किया गया था। उसका नाम क्या था वो भी मैं लिख देता हूं, उसका नाम था एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ये इसका पुराना नाम था। ठीक है, आसियान का ओल्ड नेम आप इसको कह सकते हैं, और इसका नया रूप, इसका न्यू वर्जन आपके सामने लिखा हुआ है, आसियान। आसियान का पूर्ण रूप आपके सामने है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में देखेंगे इसे कहते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ इसको कहा जाता है। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त में 1967 को, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, बैंकॉक घोषणा के द्वारा। एक बैंकॉक घोषणा हुई थी, और ये बैंकॉक क्या है मैं आपको बता दूं, ये थाईलैंड की राजधानी है। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, और इसी बैंकॉक के अंदर 8 अगस्त 1967 को घोषणा हुई, जिसको बैंकॉक घोषणा के नाम से जाना जाता है, जिसके द्वारा दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ यानी आसियान अस्तित्व में आया था। और इसके संस्थापकों की यदि हम बात करें तो इसके संस्थापक देश हैं 5 इसके फाउंडर नेशन हैं, या फाउंडर कंट्रीज भी कह सकते हैं। 5 इसके फाउंडर देश कौन कौन से हैं, इसका एक बहुत इजी फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं। आप उस फॉर्मूले को रट कर याद कर आप बहुत इजीली से इसको याद कर सकते हैं कि कौन से 5 देश हैं। तो यहां देखेंगे सबसे पहले संस्थापक देशों में फॉर्मूला देखेंगे, IM फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमारा फॉर्मूला है। ये 5 देशों को इंगित करता है, ये 5 देशों के विषय में जानकारी उपलब्ध कराता है, जानकारी प्रदान करता है। यहां देखते हैं I से हमारा एक देश बन रहा है इंडोनेशिया, M से मलेशिया, F से फिलीपींस। हालांकि फिलीपींस जब हम लिखेंगे तो फिलीपींस P से बनता है, लेकिन हमारे फॉर्मूले के हिसाब में आप देखोगे, याद करने के लिए कह रहा हूं मैं आपको, ठीक है, कि याद इजीली करने के लिए फॉर्मूला है ये IM फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, तो F से हमने फिलीपींस मान लिया है, लेकिन जब आप लिखेंगे तो प्रॉपर स्पेलिंग P से फिलीपींस आता है। ठीक है, S से क्या आएगा, S से आएगा हमारा सिंगापुर, और TH इसका मतलब है हमारा थाईलैंड। तो इन 5 देशों को कहा जाता है कि इन 5 देशों के प्रयासों से और इनके द्वारा जो भी फैसला किया गया था बैंकॉक घोषणा के माध्यम से, उसी के द्वारा एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन का उभार हुआ।
वो क्षेत्रीय संगठन अपने अस्तित्व में आया जिसका नाम आसियान या जिसका नाम हमारा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। ठीक है, अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए, ये तो हो गए भाई इसके संस्थापक देश, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान देशों की संख्या कितनी है, तो आप देखेंगे आसियान के वर्तमान सदस्य देशों की कुल संख्या, वर्तमान सदस्य देशों की कुल संख्या है 10। ठीक है, संस्थापक 5, लेकिन वर्तमान समय में, मौजूदा समय में आसियान के सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है? 10 है। और ये 10 क्यों हुई? क्योंकि 5 और देश इसमें बाद में जुड़ गए या फिर ऐड हो गए। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से 5 देश हैं जो बाद में इसमें ऐड हुए या जुड़े। तो इसमें आप देखोगे वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार और ब्रूनेई। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये 5 देश इसमें बाद में और ऐड हो गए। ये पहले 5 संस्थापक थे, 5 और बाद में ऐड हुए, और इस तरीके से आसियान के वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में सदस्यों की संख्या है 10। अब आसियान के मुख्यालय की बात कर लेते हैं। आसियान का मुख्यालय कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आसियान का मुख्यालय आप देखेंगे जकार्ता के अंदर है। और जकार्ता किसकी राजधानी है? जकार्ता है इंडोनेशिया की राजधानी। ठीक है, तो आपको कितनी बातें पता चल गई? एक तो आसियान का पूर्ण रूप पता चल गया, आसियान की स्थापना कब हुई ये पता चल गया, किसके द्वारा हुई ये भी आपको पता चला, आसियान के 5 संस्थापक देश और कुल सदस्य देश ये दोनों आपको बताए गए, और आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी में है। अब आसियान के झंडे के बारे में हम चर्चा करेंगे कि आसियान के देशों ने अपना एक झंडा बनाया है, और झंडा कैसा है? झंडा है भाई नीले रंग का, नीला रंग है झंडे का। और झंडा जैसे मान लीजिए ये झंडा है आपका, और इस झंडे के बीचों बीच में एक ऐसा एक वृत्त बना हुआ है। वृत्त क्या होता है? वृत्त होता है सर्कल। एक सर्कल बना हुआ है, एक वृत्त बना हुआ है, और ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं यहां, ये सारा, ये जो सारा एरिया आप देख रहे हैं, ये सब एरिया, ये सब ब्लू है, मैंने लिखा है नीले रंग का, लेकिन जो सर्कल के अंदर का रंग है ये लाल है। झंडा नीले रंग का है, लेकिन झंडे के अंदर जो वृत्त बना हुआ है, जो सर्कल बना हुआ है, वह लाल रंग का है। और इस सर्कल के अंदर क्या बना हुआ है? सर्कल के अंदर धान की बालियां हैं। धान की बालियां। अब धान क्या है? धान किसको कहते हैं? राइस यानी चावल। धान की बालियां हैं, और ये धान की बालियां कितनी हैं? धान की बालियों की संख्या है 10। ठीक है, तो आप देख रहे हैं आसियान के झंडे के विषय में आपको बताया जा रहा है। इसको ध्यान से आप देखेंगे, नीले रंग का झंडा है, बीच में एक लाल रंग का वृत्त है, इस वृत्त के अंदर धान की बालियां हैं, और धान की बालियों की संख्या 10 है। और यह धान की बालियां किस बात का प्रतीक हैं? तो देखेंगे ध्यान से, प्रश्न आते हैं इस पर सब। ये धान की बालियां हैं आसियान के सदस्य देशों की एकता का, सदस्य देशों की एकता का प्रतीक है। आप अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है, जब उसके अंदर आप इस चैप्टर को ओपन करेंगे, जब आप उसको देखेंगे, तो आप उस टॉपिक पर जाएं, आसियान वाले पर, और आसियान का टॉपिक जब आप देखेंगे तो वहीं पर आसियान का फ्लैग, आसियान का झंडा आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो आसियान के झंडे को प्रॉपर आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी तो मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं आसियान के 3 स्तंभों के बारे में। आसियान के 3 स्तंभ हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं।
ये हमारी हेडिंग बन जाएगी आसियान के प्रमुख स्तंभ। स्तंभ का मतलब होता है हमारे जो पिलर्स होते हैं, ठीक है। और आसियान के ऐसे ही 3 पिलर्स हैं जिनके ऊपर आसियान टिका हुआ है। उन 3 पिलर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर आसियान का जो पहला पिलर है वो है आसियान सुरक्षा समुदाय। सेकंड, आसियान आर्थिक समुदाय। तीसरा स्तंभ है इसका आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। ये इसके 3 प्रमुख स्तंभ हैं। और इसके जो ये 3 प्रमुख स्तंभ हैं बहुत बार ये सीबीएसई की परीक्षा में पिछले सालों से पूछे जाते रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनको जब आप उठाकर देखेंगे एक बार तो आप पाएंगे कि आसियान से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और कई बार तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आसियान के 3 प्रमुख स्तंभों की चर्चा कीजिए या उसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इसके 3 स्तंभ मैंने आपके सामने यहाँ लिखे हैं और इसके एक एक स्तंभ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहला स्तंभ है इसका आसियान सुरक्षा समुदाय। आसियान सुरक्षा समुदाय क्या काम करता है? इसका जो प्रमुख कार्य ये होता है कि जो भी आसियान के सदस्य देश हैं, आसियान के कुल सदस्य देशों की संख्या मैंने आपको बताई थी कि इसके संस्थापक सदस्यों की यदि बात की जाए तो इसके 5 प्रमुख संस्थापक सदस्य थे जिनके नाम आपको बताए इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और बाद में 5 और अन्य देश दक्षिण पूर्वी एशिया के इसके अंदर सम्मिलित हो गए जिनका नाम है वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार और ब्रुनई। इस तरीके से आसियान के कुल सदस्य देशों की संख्या इसकी मैंने आपको 10 बताई है, ठीक है। और यह भी आपको बताया कि इसके झंडे में धान की 10 बालियों को दर्शाया गया है जो सदस्य देशों की एकता का प्रतीक है। तो यहाँ पर आसियान के जो देश हैं जिनकी संख्या 10 है उनके लिए आसियान सुरक्षा समुदाय क्या कार्य करता है? उनके लिए कार्य करता है कि यदि सदस्य देशों के बीच में कोई भी विवाद हो, देखिए कोई भी क्षेत्रीय संगठन हो या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो और उसके अंदर जब 2 या 2 से अधिक सदस्य होते हैं तो वहां पर कोई ना कोई विवाद तो होता है। ये स्वाभाविक है कि किसी भी क्षेत्रीय संगठन या अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंदर कोई ना कोई ऐसे मसले, कोई ना कोई ऐसे मुद्दे, कुछ ना कुछ ऐसे विषय होते हैं कि जिनको लेकर सदस्य देशों के अंदर कई बार विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। और जब विवाद उत्पन्न होते हैं तो कई बार ये विवाद इतने आगे बढ़ जाते हैं कि सदस्य देशों के अंदर शत्रुता अपने चरम पर पहुंच जाती है और वो सैन्य टकराव का या फिर युद्ध का रूप भी धारण कर लेती है। तो आसियान सुरक्षा समुदाय का कार्य क्या है? इसका कार्य यही है कि यदि आसियान के 10 सदस्य देशों के बीच में किसी भी विषय को लेकर अगर कोई विवाद है तो वह विवाद कहां ना पहुंचे, वह सैन्य टकराव तक ना पहुंचे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है यहां कि अगर विवाद है और विवाद होना स्वाभाविक है लेकिन वह विवाद शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाए, वह विवाद किसी भी सैन्य टकराव या फिर किसी युद्ध में परिवर्तित ना हो जाए, इसके लिए कार्य करता है इसका पहला स्तंभ जिसका नाम आपको बताया आसियान सुरक्षा समुदाय। यहां मैंने इसको लिखा है, ठीक है। जो विवाद है वो किसी भी सैन्य टकराव में परिवर्तित ना हो और सदस्य देशों के बीच में सुरक्षा की भावना विकसित हो, वह एक सुरक्षित वातावरण के अंदर है ऐसा वो महसूस करें, इसके लिए निरंतर कार्य करता है आसियान सुरक्षा समुदाय। इसके अगले स्तंभ के विषय में बात कर लेते हैं जिसका नाम है आसियान आर्थिक समुदाय।
नाम से भी कुछ हमें हिंट मिल रहा है कि आसियान जो सुरक्षा समुदाय है वो किसके लिए कार्य कर रहा है? वो काम कर रहा है क्षेत्रीय आर्थिक प्रगति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, आर्थिक एकीकरण के लिए, आर्थिक विवादों के निपटारे के लिए, तो देखिए यहां पर जो इसका दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है आसियान आर्थिक समुदाय, वह क्षेत्रीय यानी कि जो आसियान के 10 सदस्य देश हैं उनके आर्थिक विकास के लिए, उनकी आर्थिक प्रगति के लिए, उनके आर्थिक उत्थान के लिए, आपसी व्यापार में वृद्धि के लिए और आर्थिक एकीकरण के लिए कार्य करता है। इसके अलावा यदि कोई व्यापारिक लेन देन में या उसकी वजह से कोई विवाद पैदा होता है तो उसके शांतिपूर्ण निपटारे के लिए भी आसियान आर्थिक समुदाय कार्य करता है। ठीक है। तीसरा इसका अंग है आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है निरंतर संवाद को बनाए रखना। देशों के बीच में कोई भी ऐसा कोई टकराव नहीं होना चाहिए कि उनके बीच में जो संवाद है, जो कम्युनिकेशन का गैप है वो पैदा नहीं होना चाहिए। सदस्य देश एक दूसरे के साथ में आपस में संवाद को बनाए रखेंगे, गैप पैदा नहीं होने देंगे, आपस में एक दूसरे के साथ में अपने विचारों को साझा करेंगे, एक दूसरे के साथ में अपने संवाद को बनाए रखेंगे, परामर्श की नीति को अपनाएंगे। परामर्श का मतलब होता है सलाह, एडवाइस, एक दूसरे से सलाह करेंगे। ठीक है, परामर्श की नीति को अपनाएंगे। इसके अलावा साझा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे, क्योंकि सारे देशों की संस्कृति अलग है। संस्कृति का मतलब होता है खान पान, रहन सहन। जब इसमें 10 सदस्य देश हैं तो सबकी संस्कृति अलग होगी, सबके त्योहार अलग होंगे, सबका खान पान अलग होगा। ठीक है, तो साझा सांस्कृतिक कार्यक्रम आसियान के इसी स्तंभ के द्वारा प्रसारित किए जाएंगे। प्रसारित करना यानी कि उसको ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। ठीक है, उनको सभी देशों के अंदर दिखाया जाएगा। किसी एक देश का त्योहार है तो वो दूसरे आसियान के सदस्य देश में उसके राष्ट्रीय चैनल के ऊपर या फिर वहाँ टीवी के जो कार्यक्रम होंगे उनके ऊपर उनको दिखाया जाएगा। ठीक है, तो साझा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे, परामर्श की नीति को अपनाया जाएगा और निरंतर संवाद को बनाए रखना, ये कार्य है सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय का। तो ये 3 प्रमुख स्तंभों के विषय में मैंने आपके साथ में चर्चा की है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने प्रॉपर नोट्स भी आप अपनी नोटबुक में बना सकते हैं, ताकि परीक्षा के समय में आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आप प्रॉपरली अपना रिवीजन कर सकें। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। आसियान अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अब हम बात करेंगे आसियान शैली की। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आसियान शैली। इसको बोलते हैं आसियान वे। ठीक है, इसमें 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। 1 नंबर में कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसमें आप देखेंगे अनौपचारिक, एक वर्ड है अनौपचारिक। इसके बाद है एक आपका टकराव रहित और तीसरा है आपका मेल मिलाप की नीति। ये 3 वर्ड याद करेंगे आप, मेल मिलाप की नीति के द्वारा आसियान ने जो ख्याति का मतलब होता है प्रसिद्धि, फेमस होना, ब्रैकेट में लिख दिया है आपके लिए, प्राप्त की है।
उसे ही आसियान शैली कहते हैं। देखिए इसमें 3 वर्ड मैंने आपको बताया कि जो इंपॉर्टेंट है, एक तरीके की परिभाषा है ये जिसको आसियान शैली कहा जा रहा है। तो इसमें आप देखेंगे अनौपचारिक, टकराव रहित और मेल मिलाप की नीति। देखिए अनौपचारिक रिलेशन रखते हैं, जो भी आसियान के 10 सदस्य देश हैं उनके बीच में जो आपसी संबंध है वो इस प्रकार के जैसे कोई परिवारजनों के बीच में होते हैं या फिर मित्रों के बीच में होते हैं, ठीक है। उनके बीच में जो संबंध होते हैं अनऑफिशियल रिलेशन होते हैं कि जिसमें फॉर्मेलिटी नाम की कोई चीज नहीं होती है। वो एक परिवार के सदस्यों की तरह एक दूसरे के साथ में व्यवहार करते हैं, बर्ताव करते हैं। इसी प्रकार का व्यवहार आसियान के 10 सदस्य देश करते हैं आपस में, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे अनौपचारिक, टकराव रहित, किसी भी विषय को लेकर इनके बीच में, इनके मध्य कोई भी टकराव नहीं है। मेल मिलाप की नीति, इनकी नीति ऐसी है कि एक दूसरे से मिलकर चलते हैं, एक दूसरे के को अपने साथ में लेकर आगे बढ़ने में विश्वास करते हैं। इस प्रकार की नीति के द्वारा आसियान, जो कि एक छोटा सा ही क्षेत्रीय संगठन है, उसने पूरी दुनिया के अंदर बहुत तेजी के साथ में अपनी ख्याति को प्राप्त किया है। वो बहुत जल्दी फेमस हुआ है इसी वजह से, इसी नीति को अपनाने की वजह से, क्योंकि अनौपचारिक रिलेशंस हैं, टकराव रहित ये लोग रहते हैं और मेल मिलाप की नीति को ये फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से आसियान पूरी दुनिया में बहुत तेजी से प्रसिद्ध हुआ और इसको ख्याति प्राप्त हुई और दुनिया के बड़े बड़े देशों ने इसकी तरफ ध्यान दिया। इसने दुनिया के अन्य देशों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इसी को क्या कहा गया है? इसी को आसियान शैली या फिर आसियान वे कहते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगला टॉपिक है हमारा आसियान विजन 2020। आसियान विजन 2020। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए आसियान विजन 2020 क्या है। ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसमें आसियान के सदस्य देशों के द्वारा वर्ष 2020 तक के लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है कि 2020 तक आसियान किन किन लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। इसको लेकर एक ऐतिहासिक दस्तावेज, एक डॉक्यूमेंट जारी किया गया आसियान के सदस्य देशों के द्वारा। इसी को क्या नाम दिया गया? इसको नाम दिया गया आसियान विजन 2020। आसियान विजन 2020 की जो भी मुख्य बातें हैं वो निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से मैं आपको बता रहा हूं। पहला बिंदु है इसका, विश्व में आसियान की भूमिका को बहिर्मुखी बनाना। तो यहां देखेंगे आसियान की पूरे विश्व के अंदर जो भूमिका है उसको बहिर्मुखी बनाना है। बहिर्मुखी का मतलब क्या होता है? ये एक नया वर्ड हो सकता है आपके लिए, बहिर्मुखी। तो बहिर्मुखी का मतलब है यानी हर एक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनैतिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, सैन्य हो, इस हर तरीके के क्षेत्र के अंदर आसियान की भूमिका को बढ़ाना है। आसियान को इन सभी क्षेत्रों में एक सफल क्षेत्रीय संगठन के रूप में स्थापित करना है। ये आसियान विजन 2020 जो एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसकी एक महत्वपूर्ण बात है कि विश्व के अंदर आसियान की भूमिका को प्रत्येक क्षेत्र के अंदर मजबूती के साथ में उभारना है, उसको बहिर्मुखी भूमिका के रूप में स्थापित करना है। दूसरा, आर्थिक एकीकरण करना। इन सभी सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं को आपस में जोड़ना है। इसके अतिरिक्त एक साझा बाजार को स्थापित करना। साझा बाजार क्या है? वह बाजार जिसके अंदर सभी आसियान के सदस्य देश बिना किसी रोक टोक के अपनी वस्तुओं को आयात करेंगे, निर्यात करेंगे, उनको बेचेंगे, खरीदेंगे। इस तरीके का एक कंबाइंड मार्केट, एक साझा बाजार स्थापित करने पर भी आसियान के सदस्य देश लगातार बल दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं और इन्हीं भावनाओं को उन्होंने अपने इस आसियान विजन 2020 के अंदर भी स्थान दिया है। ठीक है, तो आसियान के अंदर आर्थिक एकीकरण और साझा बाजार को स्थापित करने की भी बात की गई है।
और इसी आसियान विजन 2020 के तहत क्या किया इन्होंने कि सन 2003 के अंदर, सन 2003 के अंदर इसके 3 स्तंभ स्थापित किए गए। अब वो 3 स्तंभ कौन से हैं जिनकी बात यहाँ बताई गई है? 2003 में 3 स्तंभ बनाए गए या इनकी स्थापना की गई या स्थापित किए गए। ठीक है, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। पहला सुरक्षा समुदाय, सेकंड आर्थिक समुदाय, और थर्ड है आपका सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। तो यहां पर हमने आसियान शैली के बारे में भी जान लिया और आसियान विजन 2020 जो एक ऐतिहासिक दस्तावेज है उसकी मुख्य बातों को भी हमने समझ लिया। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे आसियान की उपलब्धियां और देन उसके बाद में पढ़ेंगे भारत और आसियान के रिलेशन कैसे रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स आसियान की उपलब्धियों के बारे में। आसियान की उपलब्धियां क्या रही हैं इसके विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आसियान की उपलब्धियों को हम कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके सामने मैं भी लिखूंगा कि जिसकी सहायता से आप ये बता सकते हैं कि हाँ, आसियान ने कुछ ऐसी इसकी उपलब्धियां हैं जो अभी तक किसी और क्षेत्रीय संगठन ने प्राप्त नहीं की हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम इसकी उपलब्धियों पर भी चर्चा कर लेते हैं। पहला पॉइंट है इसका आसियान की उपलब्धियों में, आप देखोगे कि 1994 में एक इन्होंने अपना मंच बनाया जिसको कहा गया आसियान क्षेत्रीय मंच। इसको नाम दिया गया आसियान क्षेत्रीय मंच। और ये जो आसियान क्षेत्रीय मंच बनाया गया, ये इसलिए बनाया गया ताकि आसियान के जो सदस्य देश हैं उनकी साझी सुरक्षा नीति और उनकी साझी विदेश नीति हो। आसियान का ये जो क्षेत्रीय मंच बनाया गया है, ये इसलिए बनाया गया था 1994 के अंदर ताकि जो भी आसियान के सदस्य देश हैं उन सभी सदस्य देशों की एक जैसी ही सुरक्षा नीति हो और एक जैसी ही इनकी विदेश नीति हो। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए आसियान ने 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की थी। तो ये इसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा सकती है। सेकंड पॉइंट है आपका, इसने आर्थिक एकीकरण को काफी हद तक इसने बढ़ावा दिया है। इसके अलावा आप देखोगे कि इसकी जो अर्थव्यवस्था है, आसियान की अर्थव्यवस्था छोटी है। इसकी अर्थव्यवस्था को छोटा माना गया है। किससे छोटा बताया गया है? कंपेयर किया गया है किसके साथ में? संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ में इसकी तुलना अगर की जाए, और दूसरा अगर इसकी तुलना यूरोपीय संघ के साथ की जाए, इन दोनों के साथ में कंपेयर करने के बाद में ये कहा जाता है कि इसकी जो अर्थव्यवस्था है इनकी तुलना में छोटी है, लेकिन विकास करने के मामले में, अर्थव्यवस्था के विकास के मामले में बहुत तेजी से अर्थव्यवस्था का इसका विकास हुआ है। बड़ी तेजी से इसकी अर्थव्यवस्था ने क्या किया है? विकास किया है। तो विकास करने के मामले में इसने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ को अगर आप देखेंगे, जितनी तेजी के साथ में, जितनी स्पीड के साथ में इसने अपनी अर्थव्यवस्था का विकास किया है वो बहुत ज्यादा ही सराहनीय है। भले ही इसकी अर्थव्यवस्था छोटी है, लेकिन विकास करने के मामले में इसने अच्छी अर्थव्यवस्थाओं को भी कहीं ना कहीं अपनी स्पीड से पछाड़ दिया है। यह भी इसकी एक उपलब्धि मानी जाती है। थर्ड पॉइंट इसका बन जाएगा, विश्व के बड़े राष्ट्रों जैसे भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है।
अपनी ओर आकर्षित किया है। तो ये भी इसकी एक उपलब्धि है कि जो देश अभी तक इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे या ध्यान आकर्षित नहीं था जिनका आसियान की ओर, तो आसियान ने क्या किया कि जितनी तेज़ी से इसने अपने आप को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है, उससे जो देश हैं जैसे भारत, जैसे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, इन देशों का ध्यान भी इसने अपनी ओर आकर्षित करने में ये सफल रहा है। तो ये आसियान की उपलब्धियां कही जा सकती हैं। एक बार फिर इसको देख लें। 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य था कि सदस्य देशों की साझा सुरक्षा नीति और साझा विदेश नीति को बढ़ावा दिया जाए। इसके अतिरिक्त आर्थिक एकीकरण करने में भी ये काफ़ी हद तक सफल रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के साथ में यदि इसकी अर्थव्यवस्था की तुलना की जाए तो देखेंगे कि इसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी छोटी है, लेकिन अगर अर्थव्यवस्था के विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसने बहुत विकसित अर्थव्यवस्थाओं को भी अपनी गति से पीछे छोड़ दिया है। उनकी अर्थव्यवस्थाओं से ये आगे निकल गई है। और विश्व के जो बड़े बड़े देश अभी तक जिनका ध्यान आसियान की ओर नहीं था, विशेषकर भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी महाशक्तियां जो अपने आप को कहती हैं, उनका ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित करने में यह क्षेत्रीय संगठन सफल रहा जिसका नाम आसियान है। तो आसियान की उपलब्धियों के विषय में हमने चर्चा के लिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको भी आप अपने प्रॉपर नोट्स के अंदर शामिल कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक होगा आसियान का, वो होगा हमारा भारत और आसियान के संबंध आपस में कैसे रहे हैं, इनके विषय में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आसियान के संबंध भारत के साथ में क्या है, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा आसियान का। इसके बारे में हम आपसे चर्चा कर लेते हैं। देन उसके बाद में हमारा जो आसियान वाला टॉपिक है वो हमारा फिनिश हो जाएगा, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और पेपर में आप देखना, ये कोई कहने की बात नहीं है और ये कोई मिसगाइड करने वाली बात नहीं है, ना ही अपनी बढ़ाई मारने वाली बात है, क्योंकि आपका ये जो पोर्शन है, जो टॉपिक आपको कराया जा रहा है, ये आपके सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस आपके पेपर में बनेंगे ही बनेंगे, चाहे वो आपके शॉर्ट्स क्वेश्चंस बने, चाहे आपके लॉन्ग क्वेश्चन बने। और इस बार तो आपको पता है कि पूरा का पूरा पेपर एमसीक्यू बेस्ड नहीं होगा। इस बार आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो डिस्क्रिप्टिव होंगे, उसमें आपको लिखना पड़ेगा, उसमें आपको अपने आंसर को कुछ शब्दों की सहायता से अच्छी तरीके से अपने आंसर शीट में लिखकर दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए प्रॉपर नोट आपको बनाने की ज़रूरत है। मेरे साथ साथ आप अपनी नोटबुक अपने साथ में लेकर यदि बैठेंगे और उसका प्रॉपर नोट बनाएंगे तो पेपर में आपके साथ में जो कन्फ्यूज़न वाली कंडीशन होती है वो आपको परेशान नहीं करेगी और आप भी जल्दी जल्दी से अपना जो है रिवीजन भी कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल के साथ में भी आप लोग अपने जो दोस्त हैं उनको भी आप ऐड कर लें, जो विशेषकर सीबीएसई के विद्यार्थी हैं जिनके पास में सीबीएसई का पाठ्यक्रम है, सिलेबस है। ठीक है, हमारे चैनल का नाम है PSC for CBSE। ठीक है, इसके अलावा आप अपने और जो भी साथी लोग हैं जो 9, 10, 11, 12 में सीबीएसई के पाठ्यक्रम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और बहुत तेज़ी से कम समय के अंदर अपना सिलेबस अच्छे से करना चाहते हैं और अच्छे नंबर गेन करना चाहते हैं सीबीएसई एग्ज़ाम के अंदर, तो वो लोग हमारे इस चैनल को बिना किसी देरी के सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, ताकि आपके जो कमेंट्स होते हैं उनसे हमें प्रेरणा मिले और हमारी आपके साथ में कनेक्टिविटी एक बनी रहे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है इसका आसियान व भारत के संबंध। आसियान व भारत के संबंध। ठीक है, तो मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि जी भारत जो है, भारत का अभी तक आसियान जो क्षेत्रीय संगठन है जिसमें दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 देश शामिल हैं, भारत का भी इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं था, लेकिन जितनी तेज़ी से इसने दुनिया के अंदर इसने अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया है और जिन उपलब्धियों के साथ में आसियान तेज़ी के साथ आगे बढ़ा और बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को अपनी अर्थव्यवस्था के विकास से, उसकी गति से पछाड़ने का काम इसने किया, तो भारत जैसे देश और विश्व के और भी अन्य देश आकर्षित हुए हैं किसकी ओर, आसियान की ओर आकर्षित हुए और आसियान के साथ में अपने संबंधों को वो लगातार इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार
संबंधों के विकास की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में हम पढ़ रहे हैं हमारा ये टॉपिक आसियान व भारत के संबंध। ठीक है, तो भारत ने क्या किया आसियान के साथ में और जापान जैसे, कोरिया जैसे देशों के साथ में अपने संबंधों को सुधारने के लिए, बढ़ावा देने के लिए 1991 में एक नीति अपनाई थी, पूरब की ओर चलो, पूरब की ओर चलो। जब आप इस तरीके का कोई इंपॉर्टेंट कोई सेंटेंस यूज करें तो इसके दोनों तरफ आप इन्वर्टेड कॉमा भी लगा सकते हैं, उसको हाईलाइट कर सकते हैं ताकि वो अलग ही एग्जामिनर को नजर आए। ठीक है, तो 1991 में पूरब की ओर चलो नीति भारत ने अपनाई थी। किसको लेकर अपनाई? अभी मैं आपको बता रहा हूं, भारत ने अपनाई थी विशेषकर 3 को लेकर। पहला, आसियान के साथ में संबंधों को मजबूत बनाना, इसके अलावा जापान के साथ में, और इसके अलावा हमारा कोरिया के साथ में, विशेषकर दक्षिण कोरिया, क्योंकि ये भारत से किस तरफ स्थित है? भारत से ये पूर्व की तरफ स्थित है। अगर आप विश्व मानचित्र के अंदर देखेंगे तो आसियान के सदस्य देश, इसके अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, ये जो देश हैं यह भारत से पूर्व की ओर स्थित है। इसीलिए भारत ने इनके साथ में अपने संबंधों को मजबूत बनाने के लिए एक अपनी नीति अपनाई जिसको नाम दिया गया पूरब की ओर चलो नीति, और यह नीति 1991 में अपनाई गई थी। इसके अतिरिक्त भारत ने क्या किया? इसके अतिरिक्त जो आसियान के 2 सदस्य देश हैं, कौन कौन से? इसके जो सदस्य देश हैं, एक बार मैं आपको फिर रिवाइज करा रहा हूं, इनकी एक लिस्ट आप अच्छे से बना लेना। 5 तो इसके संस्थापक देश हैं जिसमें IM फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, यानी इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इसके अलावा वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ब्रुनई और म्यांमार। ठीक है, तो ये 10 देश हैं और उन्हीं में से आसियान के इन्हीं 10 देशों में से 2 देश हैं। कौन कौन से? एक तो है इसमें आपका सिंगापुर, सिंगापुर की राजधानी है आपकी मैंने बताई थी सिंगापुर सिटी, और दूसरा है आपका थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। ठीक है, तो सिंगापुर और थाईलैंड ये आसियान के 2 सदस्य देश हैं और इन दोनों के ही साथ में भारत ने कैसे संबंध स्थापित किए हैं? द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध, द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध, यानी इन 2 देशों के साथ में विशेषकर भारत ने अपने व्यापारिक संबंधों को इंप्रूव करने का काम किया है। एक तो सिंगापुर और दूसरा थाईलैंड। ठीक है, और सिंगापुर और थाईलैंड दोनों ही किसके सदस्य हैं? दोनों ही आसियान के सदस्य हैं। ठीक है, तो ये भी कहा जा सकता है कि इन 2 देशों के साथ में जितनी तेजी से भारत ने अपने व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत किया है, तो कहीं ना कहीं भारत का झुकाव किसकी ओर हुआ है? आसियान की ओर हुआ है। तीसरा हम बात कर लेते हैं कि देखिए भारत के अंदर जब 2018 के अंदर 2018 के अंदर क्या मनाया गया था? गणतंत्र दिवस मनाया गया था। और आपको पता है कि भारत में गणतंत्र दिवस जो मनाया जाता है वो प्रत्येक 26 जनवरी को मनाया जाता है। और हमारे यहाँ इंडिया में एक परंपरा रही है कि जब भी हम अपना गणतंत्र दिवस समारोह मनाते हैं, कुछ विशेष वर्षों को छोड़कर हमने अपने हर गणतंत्र दिवस समारोह के कार्यक्रम में अपने दुनिया के किसी ना किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को, यानी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को एज ए चीफ गेस्ट हमने क्या किया है? उनको इनवाइट किया है, बुलाया है अपने देश में। तो 2018 की बात है, 2018 के गणतंत्र दिवस समारोह के अंदर हमने किसको चीफ गेस्ट बुलाया? और ये पहली बार ऐसा हुआ कि हमने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 10 देशों के राष्ट्र अध्यक्षों को, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को अपने देश के अंदर इनवाइट किया था। मायने रखता है कि 10 देशों को हमने अपने यहाँ पर इनवाइट किया, उनके राष्ट्र अध्यक्षों को, उनके राष्ट्रपति को अपने देश में बुलाया। किसके लिए? मुख्य अतिथि के रूप में, चीफ गेस्ट के रूप में, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के अंदर 26 जनवरी को, और वर्ष था 2018 मोदी सरकार के कार्यकाल के अंदर। ठीक है, तो हमने क्या किया? आसियान देशों के राष्ट्र अध्यक्षों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। मुख्य अतिथि के रूप में हमने इनको अपने कार्यक्रम में क्या किया है? आमंत्रित किया है।
तो ये ऐसा पॉइंट है जो कहीं ना कहीं भारत की ओर से इसलिए अपनाया गया है ताकि हमारे आसियान के सदस्य देशों के साथ में संबंधों को और मजबूती मिले और भारत के जो हित आसियान से पूरे हो सकते हैं, भारत उन हितों को, अपने उन इंटरेस्ट को क्या कर सके, पूरा कर सके। तो आप देख रहे हैं कि आसियान देशों के राष्ट्र अध्यक्षों को मुख्य अतिथि के रूप में भी हमने आमंत्रित किया है और सिंगापुर थाईलैंड के साथ में द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध स्थापित किए। इसके अलावा पूरब की ओर चलो नीति अपनाई। पूरब की ओर चलो नीति को कहा जाता था लुक ईस्ट पॉलिसी, इसको लुक ईस्ट पॉलिसी कहा जाता था। लेकिन मौजूदा जो सरकार हमारे देश में कार्य कर रही है, मोदी सरकार, उसने इसका नाम चेंज कर दिया है और लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम कर दिया गया है अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इसका नाम चेंज करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी किया गया है। ठीक है, तो ये करंट की चीजें भी पॉल साइंस में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। कई बार छोटा सा क्वेश्चन होगा लेकिन परेशान कर देगा, पेपर में पूछ लेगा कि लुक ईस्ट पॉलिसी का नया नाम क्या है। ठीक है, अब जिसको पता होगा वो आराम से लिख देगा, नहीं पता होता है तो लोग थोड़े प्रॉब्लम में आ जाते हैं। ठीक है, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी इसका नया नाम है। ठीक है, लुक ईस्ट पॉलिसी को हिंदी में क्या कहते हैं हम, पूरब की ओर चलो की नीति। कब अपनाई थी, 1991 में। किसने अपनाई, भारत ने अपनाई। किसको लेकर अपनाई, आसियान, जापान और दक्षिण कोरिया को लेकर अपनाई। ठीक है, इसके अलावा सिंगापुर थाईलैंड के साथ में हमारे द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध हैं और 2018 के गणतंत्र दिवस समारोह में हमने इनके राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया था। तो ये वाला टॉपिक जो हमारा है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, जिसमें हमने क्षेत्रीय संगठनों के बारे में पढ़ा और जिसमें एक महत्वपूर्ण संगठन हमने अपना पूरा कवर कर लिया है और संगठन का नाम है आसियान। ठीक है, ASEAN। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो ये वाला टॉपिक हमने अपना कवर कर लिया आसियान वाला। ठीक है, तो अगले जो हमारे लेक्चर हमारा होगा उसके अंदर हम अपना एक और इम्पॉर्टेंट जो क्षेत्रीय संगठन है यूरोपीय संघ, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में अगले नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप हमारे साथ में हमारे चैनल को इसी तरीके से अपना प्यार देते रहें, उसके साथ में इसी तरह से जुड़े रहें और अपने दोस्तों को भी इसके साथ में आप ऐड करें। ठीक है, चैनल का नाम आपको बताया गया PSC for CBSE। थैंक यू।